नहीं पता था। इस चीज़ का रीज़न क्या था सर कि लोगों को मतलब बीएसएफ जैसी एक फोर्स को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था? उसका रीज़न ये था कि बीएसएफ बेसिकली बॉर्डर्स की फोर्स थी और बॉर्डर पे ही तैनात रही है जी। और लाइन ऑफ कंट्रोल पे रही है। लेकिन कश्मीर में हिंटरलैंड के अंदर हमको काम करना था। श्रीनगर सिटी जो कैपिटल है उसके अंदर हमको डिप्लॉय होना था और वहाँ के टेररिज्म को कंट्रोल करना था, रूरल एरिया के टेररिज्म को कंट्रोल करना था। और जब आप कंट्रोल करते हैं तो टेररिज्म कंट्रोल करने में पब्लिक आपकी इंटरफेस होती है, यानी आप जनमानस पॉपुलेशन के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन जो बीएसएफ का ड्यूटीज एंड टास्क है वो एक्सट्रीम ऑफ द बॉर्डर लाइन पे है, जहां पॉपुलेशन नहीं है या पॉपुलेशन बहुत कम है। तो वहाँ आपके पास एक फ्रीडम हो जाती है कि आप वहाँ फ्रीडम होती है और एक जनरल पब्लिक के अंदर ड्यूटी देना, पब्लिक से अलग हट करके इंटीरियर में ड्यूटी देना, दोनों में थोड़ा अंतर हो बहुत फ़र्क जाता है। होता है। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन आदमी एग्जैक्टली आतंकवादी है, कौन आदमी एक सिविलियन है? एक तो आतंकवादी और नॉन आतंकवादी दोनों के पहचान की बहुत बड़ी बहुत बड़ी क्राइसिस। क्राइसिस है। उसके बाद पब्लिक एजिटेशन। और जहाँ भी इस तरह की फोर्सेज लगती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को डील करने के लिए, वहाँ पर बहुत सारे कोलेटरल ऑपरेशंस भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस भी करते हैं जिसको कि जनरली पब्लिक लाइक नहीं करती। आपके घर की तलाशी ली जाए, आपको भोर में 4 बजे आपकी तलाशी ली जाए, आप भी पसंद नहीं करेंगे, हम भी पसंद नहीं करेंगे। तो इस टाइप के इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को भी बीएसएफ को हैंडल करना था, पब्लिक एजिटेशन को हैंडल करना था और ओपन फायरिंग होती थी। आप डिफेंसलेस खड़े हैं, कोई मोर्चा नहीं, कोई शेल्टर नहीं, आपके रहने के लिए कोई बैरिक नहीं, आपका कोई कैंटोनमेंट एरिया नहीं, आप खुले आसमान में हैं। आपको उसी में मोर्चेबंदी भी करनी है, आने वाली गोली से बचना भी है, टेररिस्ट को फ्लश आउट भी करना है, अटैक्स भी हो रहे हैं, कितने टेरर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप हैं, कितने मॉड्यूल हैं, उसका कोई इंटेलिजेंस नहीं है आपके पास। आम पब्लिक के को मरने से भी बचाना है कि कोई इनोसेंट सिविलियन की लाइफ न चली जाए, नाम भी ना बदनाम हो। और वहाँ पर आपको फुटहोल्ड स्थापित करना है, यानी एक ऐसी टेरिटरी में आपको भेजा गया जहां पर एक एक मोर्चा, एक एक बंकर बनाने के लिए आपको रात रात भर कोशिश करनी पड़ती थी कि श्रीनगर सिटी के अंदर हम कैसे फुटहोल्ड बनाएं। अब किसी नूक कॉर्नर, किसी गली रोड पे जा रहे हैं, फायर आ रहा है, अब क्या करेंगे? मस्जिदों से फायर आ रहा है, जियारतों से फायर आ रहा है, लोगों के घरों से फायर आ रहा है, जस्ट टू किल द सिक्योरिटी फोर्सेज। ऐसे कंडीशन में स्टेप बाय स्टेप अपना फुट होल्ड बनाना और पूरे श्रीनगर शहर को अपने कब्जे में लेना कि मैं अपने मोर्चे, अपने कंपनी हेडक्वार्टर, बटालियन हेडक्वार्टर, प्लेटून हेडक्वार्टर से चलूंगा तो मेरा रूट क्लियर होगा, किसी को फायर करने की हिम्मत नहीं होगी। ऐसे परिस्थिति में बीएसएफ ने अपने आप को स्टैब्लिश किया और इंटरनेशनल लेवल पर घटनाक्रम चल रहा था। जैसा कि आपको पता है, मौलाना मसूद अजहर का फेक पासपोर्ट पर वाया ढाका इंडिया में घुसना, अनंतनाग साउथ कश्मीर के अंदर अंडरग्राउंड टेररिस्ट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसके बाद उसका बदकिस्मती से पकड़े जाना, वो कैच भी बीएसएफ का ही है अनंतनाग चौराहे पे, उसका जेल जाना, उसके बाद गाजी बाबा का 1994-93 में इंडिया में एलओसी के थ्रू एंटर करना और हरकतुल मुजाहिदीन के बैनर के तहत तहरीकुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद इस्लामी, उसके बाद जितने फॉरेन बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उनके उनके पूरे मॉड्यूल इस्टेब्लिश करना कश्मीरी लोकल लड़कों को लेकर के, जिसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन तो सर वो फ्रंट के लोग इतने थे। इतने सक्सेसफुल कैसे हो पाए आपकी नज़र में कि वो उनके इस टाइप सक्सेसफुल का से? मुझे लगता है रीज़न ये था कि एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ, ह्यूज इन्फिल्ट्रेशन हुआ। ईज़ी था उस टाइम पर ज़्यादा? उस समय ईजी था, उस समय ईजी इसलिए था कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के गैप्स थे वो भी फेंस नहीं थे और वो एरिया इतना डिफिकल्ट है, इतना इनहॉस्पिटेबल है, रिवराइन है, नालाज हैं, ट्रिबुलेट्स हैं, जंगल हैं, पहाड़ी हैं कि उसको फिजिकली एनी अमाउंट ऑफ फोर्स कैन नॉट गार्ड दो पैचेज फिजिकली। उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने पीओके के थ्रू ह्यूज इन्फिल्ट्रेशन किया कश्मीर के अंदर। और 1988 के जनरल असेंबली इलेक्शन के बाद जो थोड़ा सा डिसकंटेंटमेंट पैदा हुआ और सैयद सलाउद्दीन, जो कि इस समय यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चीफ है, पीओके में बैठा हुआ पाकिस्तान में, ये भी इलेक्शन में खड़ा हुआ था। तो जो एंटी इंडिया फीलिंग को अराउज किया गया और उसको एक स्टूडेंट्स के तरफ से भी काफ़ी एजिटेशन का एक माहौल बनाया गया। और उस समय इतना प्रिपेयर्ड नहीं था कोई कि ये सिचुएशन अचानक इस लेवल पर आएगी। और जो फायरिंग शुरू हुई, जो हथियारबंद फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स घुसे, उससे क्या हुआ
कि पब्लिक भी थोड़ी उनकी तरफ टिल्ट हो गई है, क्योंकि जो आम जनमानस है ना, जिसका तराजू मजबूत होता है उधर ही तरफ उधर ही जाती चले है। जाते हैं। और कश्मीर थोड़ा सा जोग्राफिकली, हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली थोड़ा सा मेन इंडियन लैंड से खुद को अलग मानता था। तो उस समय वो बड़े वो वल्नरेबल थे, यानी उनको एक्सप्लॉइट करना, उनको मेन स्ट्रीम से काट करके या तो मैनिपुलेट न्यूट्रल करना। बना देना कि आप ना तो भारत के पक्ष में बोलो ना भारत के विपक्ष में बोलो। एक तो न्यूट्रल ग्रुप हो गया और एक ग्रुप हो गया सपोर्टिंग टू पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट। और उन्होंने अपने आप को ये प्रोजेक्ट किया, हम आपके सेवियर हैं, हम तो मुजाहिद हैं, हम इस्लाम के सेवियर हैं, हम इस्लाम के ध्वजवाहक हैं, आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये तो हिंदू राजा होता था जेएनके का, और जो पॉपुलेशन थी वो कश्मीरी थी, और 370 आर्टिकल 370 को लेकर के एक स्पेशल स्टेटस को लेकर के बात होती थी, आम कश्मीरी मेन लैंड से डिफरेंट होता है, इस टाइप की बातों को लेकर के उन्होंने काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया। और इस एक्सप्लॉयटेशन का असर ये हुआ कि लोकल नेता लोग उसमें शामिल हो गए कि नहीं, ये तो इससे बहुत अच्छा टाइम है और यही टाइम है कि आप जेएनके को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं या पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं। और ओवरनाइट जो फॉरेन टेररिस्ट फाइटर आए इंडियन टेरिटरी के अंदर, उनका कोई हमारे पास डोजियर नहीं था, उनकी कोई क्राइम हिस्ट्री, उनका कोई टेरर रिकॉर्ड हमारे पास नहीं था। ये सब लोग नए चेहरे थे। वो तो बाद में चल कर के जब जैसे जैसे लोग पकड़े गए, गिरफ्तारियां हुई, उनके इंट्रोगेशन हुए, और उससे बहुत सारी चीज़ें हमको मिली, बहुत सारे घटना से हमको ये चीज़ जानकारी मिली कि बेसिकली ये पूरा कंप्लीट टेम्पलेट चल क्या रहा है, इसके पीछे पूरा नैरेटिव क्या है। और इसको करने में थोड़ा समय लगा, 1 साल 2 साल लगा। जब फोर्सेज इस्टेब्लिश हो गई तो पूरा सिचुएशन अंडर कंट्रोल ले लिया। तो ये बड़ी एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी जिसको किसी ने सोचा नहीं था। तो सर कश्मीर सिचुएशन में जो आपकी भूमिका थी वो क्या थी सर?